अमेरिका के व्हाइट हाउस ने कल कहा कि ईरान परमाणु के करीब है, यूरेनियम बना रहा है, वो परमाणु बना सकता है। लेकिन अमेरिका के ही एक्सपर्ट ऑफिशियल वैज्ञानिकों ने कहा है कि यह झूठ है। ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे जब अमेरिका ने हमला किया तभी से ईरान ने यूरेनियम एनरिचमेंट करना बंद कर दिया था। हजरात, ये एक प्रोपेगेंडा है। पिछले 30 साल से नेतन्याहू, जी हां यही नेतन्याहू, जब भी ईरान पर हमला करना होता है, ये नेतन्याहू और अमेरिका मिलकर प्रोपेगेंडा चलाते हैं कि ईरान 7 दिन में परमाणु बना सकता है, ईरान 10 दिन में परमाणु बना सकता है, ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं, ईरान के पास डेडली वेपन है, ईरान के पास केमिकल हथियार है। आपको यकीन नहीं आ रहा है तो पिछले 30 साल में कितनी बार, और अभी भी नेतन्याहू वही कर रहा है, यही बात 30 साल से बोल रहा है कि ईरान परमाणु बनाने के करीब है। देखना चाहते हो तमाम क्लिप्स देखिए और शेयर कीजिए। If not stopped, Iran could produce a nuclear weapon in a very short time. It could be a year. They have the wherewithal, the stored up, preserved knowledge to make a bomb very quickly if they wanted to. Iran is so dangerous. Weeks away from having the fissile material for an entire arsenal of nuclear bombs. They're very close. They're 6 months away from being about 90% of having the enriched uranium for an atom bomb. Iran is gearing up to produce 25 bombs, atomic bombs a year, 250 bombs in a decade. Iran will be capable of producing alone, without importing anything, nuclear bombs within 3 to 5 years. Once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. The next thing you'll see is a nuclear bomb in the World Trade Center. If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. अमेरिका बुरी तरह से फंसा हुआ है। अब अमेरिकी ऑफिशियल ने यह भी कहा है कि अगर ईरान से जंग होती है और ईरान जब वार करेगा तो हमारे ऑब्वियसली जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो काम करेंगे और काफी सारे एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें, रॉकेट और हो सकता है कई सारे एयर डिफेंस सिस्टम भी बेकार हो जाएं। और इस वक्त हमारे एयर डिफेंस सिस्टम की सबसे ज्यादा जरूरत यूक्रेन में है। तो अगर ईरान से जंग होती है तो अमेरिका का ध्यान ईरान पर जाएगा और यूक्रेन को रशिया अच्छे से पटक पटक कर पीटेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका ट्रंप के साथ है भाई। अमेरिका के सेनेटर, ऐसे बहुत सारे नेता हैं जो खुले में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध कर रहे हैं। जैसे ये देखिए भाई, सेनेटर क्रिस वैन ने लिखा है कि क्या हम इराक भूल गए हैं कि इराक में क्या हुआ। 8000 अमेरिकी सैनिक मारे गए, हजारों की तादाद में इराक के सिविलियंस मारे गए, ट्रिलियन ऑफ डॉलर स्पेंड किए थे हमने, पैसा अंधा लगाया था। और आज कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि ईरान के साथ अगर अमेरिका लड़ता है तो अमेरिका का क्या फायदा है। कोई फायदा नहीं। बात वही है बिल्कुल जो ईरान के सुप्रीम लीडर ने कही थी कि ये जो जंग है, इस जंग में अमेरिका को जबरदस्ती इजराइल उतार रहा है। दैट्स इट हजरात। ओमान से लेकर तमाम मिडिल ईस्ट के आसपास ईरान का भी ड्रोन, जासूसी ड्रोन उड़ रहा है और नजर रख रहा है इलाके पर। आपको सुन सुनकर अब बोरियत हो रही होगी कि अमेरिका तैनात कर रहा है, अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर यहां पहुंच चुका है, अमेरिका ने बैलिस्टिक मिसाइल तैनात कर दी हैं, अमेरिका ने रॉकेट तैनात कर दिए हैं, एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं, F-22, F-16, F-35 ये तैनात कर दिए हैं, टैंकर तैनात कर दिए हैं, युद्धपोत तैनात कर दिए हैं और हजारों लाखों की तादाद में अमेरिका की फौज, यानी अब तक की सबसे बड़ी फौज अमेरिका ने ईरान के खिलाफ तैनात कर दी है। लेकिन अमेरिकी ऑफिशियल उसके बाद भी क्या कह रहे हैं तो मैं आपकी स्क्रीन पर लगा रहा हूं। अमेरिकी ऑफिशियल्स कह रहे हैं इन तमाम चीजों के बाद कि ये जितनी भी हमने तैयारी की है और तैनाती की है, इस तैयारी और तैनाती के बावजूद हमारी फौज सिर्फ ईरान से 7 दिन तक लड़ सकती है, सिर्फ 7 दिन तक। और उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता। दोस्तों, रिकॉर्ड करते करते, शूट करते करते एक ताजा अपडेट आया है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर बोल दिया है कि जब तक हम पर सर पूरी पाबंदी नहीं हटाई जाएगी, यूएन ने जो लगाई है वो भी और अमेरिका ने जो लगाई है वो भी, तमाम पाबंदी जब तक नहीं हटाई जाएगी तब तक कोई अपडील नहीं होगी। तो मामला गंभीर हो गया है। देखना अब यह है कि ये ऊंट किधर बैठता है, आप किस तरफ हैं। दोगले तो नहीं है। ऐसे बहुत सारे हैं सऊदी अरब के गुलाम या बचपन से जिनको नफरत का इंजेक्शन दिया गया है कि इनसे इसलिए नफरत करो क्योंकि वो शिया है। और आज दुनिया देख रही है कि फिलिस्तीन में कोई भी शिया आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी यही शिया भाई फिलिस्तीन के लिए सबसे पहले से बोलते आ रहे हैं। सबसे पहले से क्या जरूरत है हिजबुल्लाह भाई, नसरुल्लाह ने क्यों अपनी जान दे दी। शिया थे वो, अपने पूरे खानदान के साथ मर गए, अपने बच्चों के साथ मर गए, उनके मतलब छोटे छोटे मतलब पोता पोती भी थे, वो भी बेचारे मारे गए। शिया थे ना वो। हम कितनी नफरत शिया समुदाय के लिए अपने दिल में रखे भाई कि सामने से दिख रहा है कि इजराइल की फाड़ के चार करने वाला यही ईरान है। तो ईरान कोई शैतान का पुजारी है, समझ नहीं रहे। ईरान भी तो अल्लाह का मानने वाला है, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वाला है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाला है। अब अगर वो चौथे को पहला मान रहे हो, पहले को चौथा माने,
तुम पांचवे को चौथा मानो, तीसरे को पहला मानो, कुछ भी, लेकिन अल्लाह के नाम पर, अहले बैत के नाम पर, आज के माहौल को देखते हुए इस्लाम की छतरी के नीचे तो आ सकते हैं। जब दो सगे भाई भी अलग अलग मिजाज के हो सकते हैं, तो भाई शिया सुन्नी एक क्यों नहीं हो सकते, मिजाज और कुछ कल्चर अलग होने के बावजूद। मानता हूं बहुत सारी चीजें विवादित हैं, टकराव बनाती, लेकिन क्या अभी इस्लाम के हालात, इस्लाम के दुश्मनों की हरकतें देखकर क्या हम आपसी लड़ाई को किनारे रखकर शिया सुन्नी ये तमाम जितने फिरके हैं एक नहीं हो सकते? परवरदिगार के नाम पर, अल्लाह ताला के नाम पर हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो कुछ मुल्ला लोगों की नौकरी चली जाएगी। रोटी कैसे फिर पकाएंगे, मिंबर पे बैठ के नफरत कैसे बढ़ाएंगे? नौजुबिल्लाह। हजरात मोहतरम, आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, इस्लाम के परचम को संभालिए। कौन क्या है फर्क नहीं पड़ता, अल्लाह का मानने वाला है वो मुसलमान है, वो जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा वो बात की बात है। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो जिंदगी ही जहन्नम बन जाएगी। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, मेरी बात अच्छी लगे, पसंद आए तो अपनी दुआ मुझे याद रखिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।